Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Today I am going to discuss about the stability of coordination compounds. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारे पास बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और उसे ग्रुप ऑफ लिगेंड्स सराउंड करते हैं और इनके दरमियान जो एक लिंक बनता है या फिर ये जिसके ज़रिए से अटैच्ड होते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। मींस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जो है वो ये आपस में लिंक्ड या फिर अटैच्ड होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये भी बात जो है वो याद रखनी होगी कि जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम होता है वो एक्ट करता है एज अ लोएस्ट एसिड के तौर पे। मींस वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और जो लिगेंड्स होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ लोएस्ट बेस के तौर पे। मींस वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिच होते हैं जिसकी वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करते हैं टुवर्ड द सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पर जो है वो एग्जांपल के तौर पे भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कोबाल्ट हमारे पास एक्ट कर रहा है एज अ सेंट्रल मेटल एटम के तौर पे और जो अमोनिया है हमारे पास वो एक्ट कर रही है एज अ लिगेंड के तौर पे। मींस ये इलेक्ट्रॉन रिच है जिसकी वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफ़र कर रही है टुवर्ड द सेंट्रल मेटल एटम। तो नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो जब हम लोग जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को जो है वो चेक करते हैं तो यहाँ पर जो है वो हम लोग क्या देखते हैं, जो बेसिक क्राइटेरिया हम लोग यूज़ करते हैं वो ये है कि हम लोग जो है वो डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हम लोग उनकी डिसोसिएशन जो है वो वाटर में करवाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स हमारे पास जो कि वाटर में ज़्यादा डिसोसिएट जो है वो होते हैं वो जो है वो हमारे पास कम स्टेबल होते हैं और ऐसे कंपाउंड्स जो कि वाटर में जाकर डिसोसिएट जो है वो नहीं होते वो जो है वो हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो बेसिक डिफरेंस जो है वो जब हम लोग डबल सॉल्ट्स और जो हम हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनके दरमियान करते हैं वो भी जो है वो यही होता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं वो वाटर में जाकर जो है वो आयनाइज नहीं होते इतना, जबकि जो हमारे पास डबल सॉल्ट्स होती हैं वो वाटर में जाकर कम्प्लीटली आयनाइज हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जब ये वाटर में जो है वो हम इसे डिसोसिएट करवाएंगे तो ये जो है वो कम्प्लीटली आयनाइज जो है वो नहीं होगा, जबकि अगर हम लोग इस डबल सॉल्ट की बात करते हैं तो ये वाटर में जाकर जो है वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम लोग जो है वो देखते हैं कि हम लोग डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी को कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट। जिस तरह हम लोग जो है वो दूसरे रिएक्शंस के लिए यूज़ करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कि हम लोग डिफरेंट रिएक्शंस की जो है वो रेट बताने के लिए हम लोग जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से हम लोग जो है वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट का यूज़ करते हैं डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को चेकआउट करने के लिए। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग लेते हैं कि एक सेंट्रल मेटल एटम है जो कि हमारे पास जो है वो लोएस्ट एसिड के तौर पे एक्ट कर रही है और वो रिएक्ट कर रही है 4 लिगेंड्स के साथ। तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि Ml4 होगा। तो यहाँ पर जो ये जो रिएक्शन हमारे पास जो प्रोसीड हुआ है हमारे पास, अगर हम लोग इसके लिए जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो लिखना चाहते हैं तो ये हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग स्टेबिलिटी कांस्टेंट को चेकआउट करना चाहते हैं तो हम लोग देते हैं कि ये जो रिएक्शन है हमारे पास ये जो है वो बेसिकली 4 जो है वो स्टेप्स में प्रोसीड जो है वो होता है। पहले स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि एक मेटल जो है वो रिएक्ट करती है एक लिगेंड के साथ, तो हमारे पास Ml कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाती है। Ml जो है वो कॉम्प्लेक्स हमारे पास फर्दर एक और लिगेंड के साथ रिएक्ट करता है और Ml2 जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनता है। Ml2 फर्दर जो है वो एक और लिगेंड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास Ml3 बनेगा। Ml3 जो है वो हमारे पास एक और लिगेंड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमारे पास Ml4 कॉम्प्लेक्स जो है वो बनेगा। तो इन सारे रिएक्शंस के लिए जो है वो हम लोग जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है या फिर हम लोग जो है वो जिसे बोलते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी जो है वो डिफरेंट होता है। मींस पहले रिएक्शन के लिए K1 होगा, दूसरी रिएक्शन के लिए K2 होगा, तीसरे के लिए K3 और चौथे के लिए कोई K4। अगर हम लोग जो है वो देखते हैं कि कोई रिएक्शन जो है वो 4 5 या 6 स्टेप्स में भी जो है वो प्रोसीड कर रहा है तो इसके लिए आप लोग K5 और K6 भी जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग जो है वो ओवरऑल इसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट को जो है वो लिखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो हमारे पास जो है वो किसके इक्वल है, K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। तो जब हम लोग जो है वो ये सारी वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हम लोग देखेंगे कि ये जो Ml है हमारे पास ये कट हो जाएगा इस Ml से, और ये जो Ml2 है ये इस Ml2 से कट हो जाएगा, और ये जो Ml3 है ये इस Ml3 से जो है वो कट हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग हमारे पास वैल्यू बची है वो हम लोग जो है वो देख सकते हैं कि ये वाली जो है वो इक्वेशन हमारे पास आ गई है स्टेबिलिटी जो है वो कांस्टेंट की। तो इसके ज़रिए से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को।
तो यहाँ पर जब हम लोग जो है वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग जो है वो इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट की भी बात करते हैं कि इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट हमारे पास जो है वो क्या होता है। तो इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए जो है वो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये वाला रिएक्शन है इसे हम लोग जो है वो रिवर्स कर देते हैं। मींस पहले जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स था, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स था, जो कि वाटर में जाकर डिसोसिएट नहीं हो रहा था, अब यहाँ पर जब हम लोग इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है वो वाटर में जाकर ये कम्प्लीटली जो है वो डिसोसिएट होगा। तो हम लोग ये देखते हैं, नोट करते हैं हम लोग ये कि जो हमारे पास स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्टेबिलिटी कांस्टेंट। जैसे कि आप लोग जो है वो इस इक्वेशन में भी जो है वो देख सकते हैं कि जो हमारे पास इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो जब हम लोग जो है वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट की ये वाली वैल्यू जब हम लोग इस इक्वेशन में जो है वो पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग देते हैं कि ये वाली जो इक्वेशन है ये रिवर्स हो गई है यहाँ पर आके। मीन्स जो हमारे पास रिएक्टेंट्स है वो ऊपर चले गए हैं और जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो जो है वो नीचे आ गए हैं। तो यहाँ पर जो बेसिक हमारे पास पॉइंट है जो याद रखने वाला है वो यही है कि जो हमारे पास स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो अब हम लोग जो है वो देखेंगे कि डिफरेंट ऐसे फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को। तो बेसिकली जो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं वो दो बेसिस पे हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, एक ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है हमारे पास वो है चार्ज। पहला जो हमारे पास फैक्टर है वो है चार्ज। तो चार्ज की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जितना ज़्यादा चार्ज सेंट्रल मेटल एटम पे मौजूद होगा उतनी ही ज़्यादा जो है वो हमारे पास उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो देखते हैं कि चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे कि आप लोग जो है वो इस एग्जांपल में भी जो है वो नोट करेंगे कि जो हमारे पास अगर आयरन पर जो है वो चार्ज 2+ हो, अगर आयरन पर जो है वो चार्ज 3+ हो, तो इन दोनों में से जो है वो ज़्यादा स्टेबल हमारे पास कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देते हैं कि जब जो है वो आयरन पर चार्ज हमारे पास 3+ होता है तो ये ज़्यादा स्टेबल हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। तो इसकी रीज़न हम लोग ये दे सकते हैं कि जैसा कि अगर चार्ज जो है वो ज़्यादा है हमारे पास किसी भी सेंट्रल मेटल एटम पे तो मींस वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जब वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो इतनी स्ट्रांगली जो है वो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेगा लिगेंड्स के अपनी तरफ, जिसकी वजह से उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा जिसे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं वो स्ट्रॉन्ग बनेगा और जिसकी वजह से वो फिर जब वाटर में से हम लोग डिसोसिएट करवाएंगे तो वो ईजिली डिसोसिएट वहाँ पर जाकर नहीं होगा। तो ये हो गई चार्ज की बात। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे फैक्टर की जो कि है कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसे हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनकी कॉन्फ़िगरेशन सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ज़्यादा जो है वो हमारे पास स्टेबल जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। ऐसे सेंट्रल मेटल एटम्स जिनकी कॉन्फ़िगरेशन सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ज़्यादा स्टेबल जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। तो जो तीसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है चिल्लेट इफ़ेक्ट। ऐसे हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो कि चिल्लेट इफ़ेक्ट शो करते हैं वो ज़्यादा स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसा कि आप लोग इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास कंपाउंड है जिसमें एक हमारे पास लिगेंड है और उसके साथ 6 हमारे पास एक हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है और 6 लिगेंड्स हैं जो कि उसे सराउंड कर रहे हैं और यहाँ पर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो बन रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं चिल्लेट रिंग। तो चिल्लेट रिंग की हम लोग जब डेफिनेशन करते हैं तो तब हम लोग बात करते हैं कि चिल्लेट रिंग एक ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और वो अटैच्ड होता है वेरियस लिगेंड्स के साथ और वो जो लिगेंड्स उसके साथ अटैच्ड होते हैं उनकी डेंटिसिटी जो होती है वो बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट या फिर पॉलीडेंटेट होती है। तो ऐसे कंपाउंड्स हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनमें जो है वो चिल्लेट इफेक्ट ज़्यादा होता है वो ज़्यादा जो है वो स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंपाउंड्स। तो यहाँ पर हम लोग एग्जांपल के तौर पे भी जो है वो इन 3 कंपाउंड्स को जो है वो हम लोग देख सकते हैं कि इन 3 कंपाउंड्स में से जो ये वाला हमारे पास कंपाउंड है ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें जो लिगेंड्स हैं उनकी डेंटिसिटी जो है वो ज़्यादा है जिसे हम लोग जो है वो EDTA बोलते हैं, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर चिल्लेट इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से जो है वो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो चौथा हमारे पास जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है साइज़ का। तो साइज़ की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि जो स्टेबिलिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द साइज़ ऑफ द सेंट्रल मेटल
एटम मीन्स सेंट्रल मेटल एटम का साइज जितना कम होगा उतनी स्टेबिलिटी जो है वो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम लोग एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि आयरन और कोबाल्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो कोबाल्ट और आयरन पर चार्ज जो है वो हमारे पास सेम है, लेकिन इनकी स्टेबिलिटी जो है वो हमारे पास डिफरेंट है। मीन्स जो हमारे पास कोबाल्ट है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है जब वो कॉम्प्लेक्स बनाता है एज़ कम्पेयर टू आयरन। तो यहाँ पर हमारे पास रीज़न वही है कि कोबाल्ट जब हम लोग जो है वो बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड की, तो जब हम लोग लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं तो हम लोग देते हैं साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है। तो जब साइज़ डिक्रीज़ होता जाता है तो मीन्स हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, जब हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम एक्ट करेगा एज अ सेंट्रल मेटल हमारे पास एक्ट करेगा एज अ लोएस्ट एसिड के तौर पे, तो वहाँ पर जो है वो हमारे पास स्टेबिलिटी भी जो है वो उसकी ज़्यादा होती जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कोबाल्ट की हमारे पास साइज़ जो है वो कम होता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू आयरन। ये ज़्यादा स्टेबल जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारे पास बनाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मेन हमारे पास जो फैक्टर है वो है बेसिसिटी ऑफ लिगेंड्स। तो ऐसे हमारे पास लिगेंड्स जो कि ज़्यादा बेसिक होंगे उनकी स्टेबिलिटी भी जो है वो हमारे पास ज़्यादा होगी। तो पहले हमने शुरू में बात की थी कि लिगेंड्स हमारे पास एक्ट करते हैं एज अ लोएस्ट एसिड के तौर पे, तो लोएस्ट बेस के तौर पे एक्ट करते हैं एक्चुअली तो जब ये लोएस्ट बेस के तौर पे एक्ट करते हैं मींस ये इलेक्ट्रॉन्स रिच होते हैं। तो जितनी ज़्यादा बेसिसिटी हमारे पास लिगेंड्स की होगी उतनी ही ज़्यादा जो है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड द सेंट्रल मेटल एटम, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे, जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स जो बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो दूसरे फैक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं जो कि हमारे पास साइज़ है, तो साइज़ जो है वो हमारे पास स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मींस जितना कम जो है वो साइज़ लिगेंड्स का हमारे पास होगा उतनी स्टेबिलिटी जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हमारे पास ज़्यादा होगी। ये वही फैक्टर है जो कि हम लोग पीछे जो है वो डिस्कस करके आए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल मेटल एटम में फैक्टर जो कि इफेक्ट करता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग देते हैं कि जब लिगेंड का साइज़ हमारे पास कम होगा मीन्स उस पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो जो है वो ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो मीन्स वो इलेक्ट्रॉन जो है वो उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कर सकता है सेंट्रल मेटल एटम को, जिसकी वजह से जो कम्प्लेक्स बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो तीसरा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है चार्ज। तो यहाँ पर बेसिकली जब हम लोग चार्ज की बात करते हैं तो हम लोग ज़्यादातर बात करते हैं एनायनिक लिगेंड्स की। तो मीन्स जो हमारे पास जो कैटायनिक लिगेंड्स होते हैं वो तो बहुत कम होते हैं। एनायनिक लिगेंड्स की हम लोग बात करते हैं कि जब हमारे पास जो लिगेंड्स होंगे वो एनायनिक होंगे, तो जितना ज़्यादा उन पर चार्ज होगा मीन्स उतनी ही जो है वो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम लोग एग्जांपल में भी देख सकते हैं, अगर हमारे पास एक हाइड्रोक्साइड जो है वो लिगेंड हो और दूसरा हमारे पास सल्फेट जो है वो लिगेंड हो, तो इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल जो है वो हमारे पास कौन होगा। तो हम लोग देखते हैं कि सल्फेट हमारे पास जब लिगेंड के तौर पर एक्ट करेगा तो ये ज़्यादा स्टेबल जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो इसके पीछे रीज़न हमारे पास यही है कि सल्फेट पे चार्ज जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो मीन्स वो हमारे पास जो है वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाएगा। तो तीसरा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है वो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो ऐसे लिगेंड्स हमारे पास जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बन एक्ट करते हैं एज अ डोनर एटम के तौर पे। वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ऐसे हमारे पास लिगेंड्स जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे तो वो जब हमारे पास जो है वो एक्ट करेंगे एज अ लोएस्ट बेस के तौर पे, तो वो ज़्यादा हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स स्टेबल बनाएंगे एज़ कम्पेयर टू वीक फील्ड लिगेंड्स, जिनमें हमारे पास ऑक्सीजन, हैलोजन एंड जो सल्फ़र होता है वो एक्ट करता है एज अ डोनर एटम के तौर पे। तो यहाँ पर एज अ कंक्लूजन के तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं एज़ कम्पेयर टू वीक फील्ड लिगेंड्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो यहाँ पर जो है वो हमने क्या क्या सीखा है आज के लेक्चर में। हमने देखा कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं। फिर हमने देखा एक बेसिक क्राइटेरिया जो है वो डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो स्टेबिलिटी है, डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अगर हमें दिए गए हैं और हमें ये देखना है कि कौन सा कंपाउंड जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, तो हम लोग जो है वो कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करेंगे। मीन्स हम लोग वाटर में जो है वो उसकी डिसोसिएशन को चेक करेंगे। तीसरा हमने जो है वो पढ़ा कि हमारे पास डिफरेंट
कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो स्टेबिलिटी है उसे अफेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।